नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने पॉलिटी के पूरे प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए थे, ठीक है। तो पॉलिटी क्या है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बस आपको समझना है और ध्यान पे चीज़ों को रखना है, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा पहला टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक। तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी द्वारा किया गया। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। देखिए, अध्यक्षता है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अध्यक्षता, ठीक। तो देखिए, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में किया गया, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने कब किया, 1934 में। और किसके द्वारा किया गया, तो अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है, तो सर एम विश्वेश्वरैया की, ठीक है। और इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन का गठन किया था। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि प्लानिंग कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 1938 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 1944 ईस्वी में मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। इसी वर्ष श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। अब देखिए, 1944 में क्या हुआ कि मुंबई के प्रमुख 8 जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया, बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे प्लान किसने प्रस्तुत किया, तो मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने कब किया, तो 1944 में, ठीक। और इसी वर्ष मतलब 1944 ईस्वी में ही श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की, तो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है 1944 ईस्वी में एम एन राय ने पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किया, जबकि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की, ठीक। तो देखिए, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि भारत में 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया, ठीक। मतलब देखिए, एक गैर संवैधानिक निकाय का गठन किया गया जो परामर्श देने का काम करता है। परामर्शदात्री मतलब क्या होता है, परामर्श देने का काम करता है। किसका गठन किया, योजना आयोग का। आपने नाम सुना होगा योजना आयोग का, जिसका नाम अब हो गया नीति आयोग, ठीक है। जो नीति आयोग है वही पहले योजना आयोग था, ठीक। तो इसका गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 को। किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और यह एक परामर्शदात्री निकाय है, ठीक है, जो कि 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ, ठीक। एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है, ध्यान पर रखिएगा। अब प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वह इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। अब योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन एवं अंतिम रूप देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई, मतलब जितनी योजना आयोग द्वारा जो भी योजना तैयार की जाती है उसका अध्ययन और अंतिम रूप देने का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन और अंतिम रूप कौन देता है ना, ये जांच कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। जिसकी स्थापना एक गैर संवैधानिक, 2 सेकंड के, जिसकी स्थापना एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में अगस्त 1950 को की गई थी। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1950 को की गई, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गैर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है अपना राष्ट्रीय विकास परिषद, तो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। 1950 को, अगस्त 1950 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिए, भारत में क्या कह रहा है कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय के साथ
आर्थिक विकास करना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको। तो ध्यान में रखिएगा, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना। ठीक, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि योजना आयोग के स्थान पर अब क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, जो नीति आयोग है वो पहले योजना आयोग थी। ठीक, तो 1 जनवरी 2015 को ठीक नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2015 को। आप ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, टॉपिक है नियोजन के प्रकार। तो देखिए, इसको निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जो आर्थिक नियोजन को, तो यहाँ पर देखिए पहला है आदेशात्मक नियोजन या इम्परेटिव प्लानिंग। ठीक, तो इसके अंतर्गत राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजना का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है आदेशात्मक नियोजन, कि इसके अंतर्गत राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये जो नियोजन है इसके अंतर्गत राज्य की जो भूमिका होती है वो इनके लिए महत्वपूर्ण होती है इस नियोजन में। इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, ठीक, जो योजना का निर्माण और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। अब देखिए, ये जो आदेशात्मक नियोजन है इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, एक शीर्ष संस्था होती है जो क्या करती है, योजना का निर्माण करती है और उसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करती है। मतलब ये होगा अपना केंद्र का मामला। ठीक है, ये राज्य का मामला नहीं, अभी केंद्र का मामला हो गया, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है बोल रहा है। तो आदेशात्मक नियोजन में आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्र का मामला है, इसमें केंद्र कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है निर्देशात्मक नियोजन, इसे इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र और बाजार शक्तियों को सौंप दी जाती है। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, निर्देशात्मक नियोजन जो है कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा योजना के 2 सेकंड रुकिए, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो निर्देशात्मक नियोजन में क्या किया जाता है, योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है राज्य द्वारा। ठीक है, और उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र और बाजार क्षेत्र शक्तियों को सौंप दी जाती है। तो देखिए, निर्देशात्मक नियोजन में क्या होता है कि राज्य द्वारा योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर उसके क्रियान्वयन के लिए, है ना, निजी क्षेत्र और बाजार शक्तियों को वह कार्य दे दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए आदेशात्मक में क्या होता है कि योजना के लक्ष्यों का निर्धारण होता है, पर उसका जो काम है निर्माण, योजना का निर्माण, ठीक है, योजना का निर्माण और उसका क्रियान्वयन कौन करता है, केंद्र करती है। केंद्र स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, वो करती है। वहीं पर देखिए निर्देशात्मक नियोजन में क्या होता है कि कोई योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, मतलब योजना बनाई जाती है और उसका क्रियान्वयन कौन करता है, निजी क्षेत्र करता है और बाजार शक्ति। मतलब पहले वाले में, मतलब अपने आदेशात्मक में केंद्र कार्य कर रही है और निर्देशात्मक में निजी क्षेत्र कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदेशात्मक नियोजन में योजना का क्रियान्वयन है वो सरकारी तौर पर होता है ना, और निर्देशात्मक नियोजन में जो सरकारी काम होता है, योजना आयोग के जो काम होते हैं वो निजी स्तर पर होते हैं। ठीक, अब अगला यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट हमारा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित व विकासशील अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के बारे में, वितरण के बारे में और उपभोग के बारे में, मतलब उपयोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप समझ रहे होंगे उपभोग मतलब क्या होता है, उपयोग होता है, वितरण डिस्ट्रीब्यूट और उत्पादन है ना, पैदा करना है, जो उसके संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पर, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित व विकासशील अर्थव्यवस्था है। सभी जानते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश होता है। अब देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये हो गया, मतलब सरकारी, है ना, सरकारी जो क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, वो दोनों का समावेश होता है। ठीक है, तब वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा, योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम हैरल्ड डोमर मॉडल कृषि का विकास। ठीक है, तो देखिए जो
प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसमें प्रथम है कृषि का विकास से संबंधित, ठीक है, जिसे हैरड या डोमर मॉडल कहा जाता है, यह कृषि विकास से संबंधित है, ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना, वह जिसे महालनोबिस 20 मॉडल पर आधारित है, ठीक है, और इसे यह तीव्र औद्योगिकीकरण से संबंधित है, ठीक, ध्यान पर रखिएगा। अगला यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वह सर्वाधिक असफल हुई, मतलब बहुत ज़्यादा असफल हो गई थी, ठीक है, सफल नहीं हुई थी, और यह आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य था इसका, है ना, कि स्वतः स्फूर्त मतलब खुद से, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मतलब जो खुद से मजबूत बने अर्थव्यवस्था, ऐसे अर्थव्यवस्था का सपना देख रहा था तृतीय पंचवर्षीय योजना जो असफल हो गई, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए वार्षिक योजना है, ठीक है, इसे योजना अवकाश भी बोलते हैं। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता, तो इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना है और आत्मनिर्भर बनना है, ये इसकी योजना थी। अब अगला यहाँ पर देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित है, ठीक है, और एक गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और यहाँ पर पांचवी है अपनी पंचवर्षीय योजना कि आगत निर्गत मॉडल, ठीक है, इस पर आधारित थी, और गरीबी की समाप्ति तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह था इसका उद्देश्य। क्योंकि जितने भी पंचवर्षीय योजना मैं बता रहा हूँ उसमें गरीबी मतलब आत्मनिर्भरता की बात तो की ही जा रही है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इस योजना में गरीबी की समाप्ति की बात भी कही है, ठीक है, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए छठी है, देखिए आगत निर्गत मॉडल पर यह भी आधारित है और गरीबी की समस्या को दूर करना है। इसमें देखिए गरीबी की समस्या वाला ही मामला है कि गरीबी को दूर करना है, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में, जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सातवीं है वो आर्किटेक्चर मॉडल पर आधारित है। दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल, खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों में विस्तार, उत्पादन बढ़ाने के प्रयास। देखिए इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल है, ठीक है ना, और खाद्यान्नों की वृद्धि, है ना, जितने भी अपने कृषि जो संबंधित खाद्यान्न है ना, उनमें वृद्धि और रोजगार के क्षेत्रों में विस्तार, ठीक है, और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास। अगला यहाँ पर देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना है कि वॉन उलमुलर मॉडल संबंधित है, ठीक है, ये मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास, इससे संबंधित है हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद नौवीं देखिए आगत निर्गत मॉडल पर यह भी आधारित है, ठीक है, तो वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय तथा समानता, वृद्धि करनी है, साथ ही साथ सामाजिक न्याय भी रखना है और समानता भी लाना है, ठीक, ये नौवीं का उद्देश्य है, ठीक। अब देखिए 10वीं योजना जो है वो है रोजगार, ऊर्जा सुधार तथा अवसंरचना का विकास, ठीक है, इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए अगला है 11वीं योजना, तो समावेशी विकास के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा विकास को गति प्रदान करना, ठीक, समावेशी विकास के साथ प्रति व्यक्ति आय, है ना, हर व्यक्ति की आय में वृद्धि करना है, ठीक है, यहाँ पर, और विकास को गति प्रदान करना है, ये 11वीं योजना का उद्देश्य है। और आखिरी हमारा है देखिए 12वीं योजना, तो तीव्र गति से समावेशी विकास, जो समावेशी विकास है वो तीव्र गति से करना इनका उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 आज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और आप ध्यान पे रख पाएंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।